दोस्तों, आज हम फिर तैयार हैं एक नई कहानी लेकर जिसमें डर है और रहस्य है। वो गांव अब किसी नक्शे पर नहीं है। ये वाक्य जब दिल्ली के क्राइम रिपोर्टर राहुल मिश्रा ने सुना तो उसे कुछ अजीब सा लगा। पत्रकारिता के 8 सालों में राहुल ने सैकड़ों अफवाहों को उधेड़ा था, लेकिन यह वाक्य जैसे किसी अंधे की खिड़की की तरह था जो किसी अनजाने भय की ओर खुलता हो। एक पुराने गुमनाम लिफाफे में उसे यह संदेश मिला था। भेजने वाला कौन था पता नहीं, लेकिन लिफाफे के अंदर स्याही से लिखा एक छोटा सा कागज था। अगर सच्चाई जानने की हिम्मत है तो उत्तराखंड के पुरवाल जिले में कालदरिया गांव को खोजो। वहाँ समय रुका हुआ है और इंसान खो जाते हैं। राहुल ने पहले तो इसे किसी पागल का प्रलाप समझा, लेकिन जिज्ञासा एक पत्रकार की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। उसने गूगल पर कालदरिया और पुरवाल जिला खोजा, कोई परिणाम नहीं मिला। राहुल को लगा मामला मजेदार है, सो वह अगले ही दिन देहरादून पहुंच गया। वहां की राज्य अभिलेखागार लाइब्रेरी में उसने 1960 और 1980 के बीच के सरकारी नक्शे और रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। घंटे भर की खोजबीन के बाद एक पीले पड़ चुके नक्शे के कोने में उसे कुछ धुंधला सा लिखा दिखाई दिया। कालदरिया, जनसंख्या 103, स्थिति निर्जन घोषित 1983। फिर किसी प्राकृतिक आपदा ने गांव को नील कर लिया था, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। राहुल को अब यह साफ लगने लगा कि कोई सच्चाई है जिसे जानबूझकर छिपाया जा रहा है। राहुल ने स्थानीय लोगों से कालदरिया के बारे में पूछा, लेकिन कोई उसे ठीक से जानकारी नहीं मिली। पर एक बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर ने जब गांव का नाम सुना तो कांपते स्वर में बोला, कालदरिया वो गांव नहीं, वो तो जिंदा लोगों का शमशान है। जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। राहुल के अंदर अब डर नहीं, एक जिद बढ़ चुकी थी कि वहां जाना ही है। अगले दिन सुबह एक जीप लेकर निकला। पुराने नक्शे के आधार पर वह पहाड़ियों की ओर बढ़ता गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो रहा था, जीपीएस काम करना बंद हो गया और आसमान पर बादलों ने डेरा डाल लिया। कई घंटों की यात्रा के बाद उसे एक टूटा फूटा बोर्ड मिला जिस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, कालदरिया 2 किलोमीटर। बोर्ड पर हल्के खून जैसे निशान थे, जैसे किसी ने वहां संघर्ष किया हो। राहुल ने गाड़ी रोककर पैदल चलना शुरू किया। जैसे ही वह गांव की सीमा में पहुंचा, सब कुछ एक अजीब से सन्नाटे में डूबा हुआ था। न कोई पक्षी, न हवा, न पेड़ों की खड़खड़ाहट, जैसे गांव नहीं समय खुद वहां रुक गया हो। पुराने मकानों की दीवारें गिरी हुई थी, लकड़ी की छतें ढह चुकी थी और कंटीले झाड़ियों ने हर रास्ते को ढक लिया था। लेकिन तभी एक घर में उसे हल्की रोशनी दिखी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। राहुल ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग शुरू की और धीमे धीमे उस घर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर से झांका, उसने देखा एक बूढ़ी औरत फटे हुए कपड़ों में एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठी कुछ बुन रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा शांत था। उसने राहुल को देखा और धीरे से मुस्कुराकर कहा, तुम भी आ गए बाकियों की तरह। राहुल चौंका। कौन है? उसने पूछा। मैं समय की रखवाली हूँ। तुमने जब इस गांव की सरहद पार की, उसी क्षण तुम भी समय से बाहर हो गई। बूढ़ी औरत की आंखें जैसे किसी और काल में देख रही हो। राहुल ने अपनी घड़ी देखी, बंद हो चुकी थी। मोबाइल डेड, कैमरे की स्क्रीन फ्रोजन, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग चालू थी। वह घबरा गया। सब कुछ काम कर रहा था, पर जैसे समय का कोई हिसाब नहीं था। वह औरत उठी और राहुल को एक दीवार के पास ले गई। वहाँ एक पुराना कैलेंडर टंगा था। तारीख थी 14 जून 1983। राहुल सिहर गया। ये कैसे हो सकता है? बाहर तो 2025 चल रहा है, उसने कहा। बूढ़ी औरत बोली, 1983 में यहाँ सरकारी जमीन अधिग्रहण योजना लागू हुई थी। अफसर आए गांव खाली कराने को, लेकिन जब गांव वालों ने विरोध किया तब 9 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उसी दिन से यह गांव वक्त के पिंजरे में कैद हो गया। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि यह गांव अंदर एक मकान की तहखाई जैसी जगह में उतर गया हो। जहाँ जमीन खोदी हुई थी वहाँ 9 पत्थर की कब्रें थी, हर एक पर नाम और 1983 की तारीख। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक कब्र पर नाम खुद उसका था, राहुल मिश्रा। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। ये मजाक है? उसने कांपते स्वर में पूछा। बूढ़ी औरत बोली, ये जगह तुम्हारे आने से पहले ही जान गई थी कि तुम आओगे। यहाँ हर वो इंसान जो सच्चाई जानने आया है खुद ही उस सच्चाई का हिस्सा बन गया है, और हर बार उसकी कब्र पहले से ही खुदी हुई मिलती है। राहुल गांव से भागने की कोशिश में वापस लौटने लगा, मगर जिस जगह वह घुसा था वहां अब एक नया बोर्ड लगा था, स्वागत है कालदरिया में।
आप लौट नहीं सकते। राहुल के चेहरे पर डर, संदेह और जिज्ञासा का एक अजीब सा मिश्रण था। उसने मन में सोचा, अब बस एक ही रास्ता है, इस गांव के अंदर छुपे सच को पूरी तरह उजागर करना। राहुल की आंखें एक बार फिर उस नए बोर्ड पर टिकी जिस पर लिखा था, स्वागत है कालदरिया में, आप लौट नहीं सकते। अब वह डर से नहीं बल्कि एक अनकहे संकल्प से भरा हुआ था। उसे समझ आ चुका था कि वह अब किसी सामान्य जगह पर नहीं है। यह गांव समय से बाहर था, एक ऐसा पिंजरा जिसमें घड़ी की सुइयां हिलती नहीं थी और सच्चाई जमीन के नीचे दबी हुई थी। अगली सुबह कुछ भी सामान्य नहीं था। सूरज की रोशनी गांव में एक खास कोण से गिर रही थी, मानो हर चीज एक पुराने चित्र में ठहरी हो। राहुल ने तय किया कि वो उस बूढ़ी औरत के पास वापस जाएगा। वह औरत जो खुद को समय की रखवाली कहती थी, अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसके घर में सिर्फ राख, एक बुझा हुआ दिया और एक पुरानी फाइल पड़ी थी। राहुल ने वह फाइल उठाई। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, गोपनीय कालदरिया भू संपत्ति अधिग्रहण 1983। उस फाइल के अंदर दस्तावेजों की एक गठरी थी, नक्शे, नाम, हस्ताक्षर और कुछ तस्वीरें। एक तस्वीर में गांव का पूरा दृश्य था, लोगों का विरोध, पुलिस की जीपें और पृष्ठभूमि में वह बूढ़ी औरत जवान अवस्था में खड़ी थी। राहुल ठहर गया। क्या वह औरत गांव की नेता थी? एक पन्ने पर लिखा था, लीला देवी, स्थानीय आरोग्य अधिकारी, विरोध समूह की मुखिया। राहुल ने उसी क्षण महसूस किया कि यह गांव सिर्फ भू संपत्ति विवाद का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये गांव लीला देवी की आवाज दबाने को एक अपराध स्थल था। वह फाइल लेकर गांव के दूसरे हिस्से में गया, जहां उसे एक टूटी हुई इमारत दिखी। उस पर अब भी एक पुराना सरकारी बोर्ड टंगा था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कालदरिया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध उसके नथुनों से टकराई, दवाइयों, धूल और किसी पुरानी चीज की गंध। वहाँ एक लकड़ी की अलमारी में ताले टूटे हुए थे, पर भीतर दर्जनों पर्चियां थी। राहुल ने एक रजिस्टर निकाला, मरीजों के नाम, तारीखें, दवाएं, लेकिन आखिरी पृष्ठ पर कुछ लिखा था, हम 9 लोग लीला दीदी के साथ खड़े हैं। अगर हम वापस न लौटे तो ये रजिस्टर गवाही देगा। हमारी मौत को दुर्घटना मत समझना, सरकार ने हमें मिटा दिया है। नाम थे अर्जुन, रेखा, सुरेश, कांति और बाकी सब। राहुल का शरीर सिहर उठा। इतने सालों से यह सच्चाई वहीं दबी थी और किसी ने उसे कभी क्यों नहीं देखा। उसी क्षण उसे पास की दीवार में हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सरसराहट हुई हो। उसने उस दीवार को ठोक कर देखा, वह खोखली थी। राहुल ने एक लोहे की रॉड उठाई और दीवार में जोर से वार किया। ईंटें गिरने लगी और एक छोटी सी सुरंग खुल गई। सुरंग में अंधेरा था, लेकिन राहुल की जेब में एक छोटी टॉर्च थी। उसने टॉर्च जलाई और अंदर गया। वहाँ दृश्य भयानक था। एक एक करके 9 खंबे खड़े थे। हर खंबे के पास लोहे की जंजीरें, खंभों के नीचे सूखी रक्त की बूंदें और दीवारों पर उकेरे गए शब्द, हमें जिंदा दफनाया गया। हमने सिर्फ सच कहा था, वक्त हमारा गवाह है। राहुल की सांसें तेज हो गई। ये जगह टॉर्चर सेल थी, एक अवैध हिरासत स्थल जहां 9 लोगों को बंधक बनाया गया था। उन्हें मारने से पहले शायद उन्हें यही बंदी रखा गया था। राहुल को अब यकीन था, यह मामला सिर्फ सरकारी भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि एक सुनियोजित नरसंहार का था। जैसे ही वह बाहर आया, वह चौंका। गांव की हवाओं में अब कुछ बदल गया था। दूर एक मंदिर से घंटे की धीमी आवाज़ आने लगी थी, जबकि वहाँ कोई नहीं था। और फिर एक घर की छत से एक बुजुर्ग की परछाई दिखाई दी। वो वही बूढ़ी औरत थी, अब शांत और स्थिर। राहुल ने ऊपर देखा। आप ही लीला देवी हैं ना? उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आप जीवित हैं? उसका उत्तर आया, मैं मरकर भी जिंदा हूँ, क्योंकि वक्त ने मुझे मिटने नहीं दिया। तुम आए हो, इसका मतलब है अब वक्त को खोलने का वक्त आ गया है। राहुल की आंखें नम हो गई। उसके हाथ में अब सच था, लेकिन क्या ये सच गांव के बाहर पहुंच सकेगा? लीला ने दीवार से एक पुराना बक्सा निकाला और उसे राहुल को थमा दिया। इसमें उन 9 लोगों के बयान हैं जो उन्होंने मरने से पहले रिकॉर्ड किए थे। राहुल, अगर तुम बाहर जा सके तो ये दुनिया बदलेगी। राहुल ने पूछा, लेकिन क्या मैं जा सकता हूँ? बोर्ड तो कहता है लौट नहीं सकते। लीला बोली, हर श्राप की एक शर्त होती है, और तुम्हारी शर्त है, अगर तुम उन सभी 9 कब्रों के पास जाओ और उनके नाम पुकारो और वो आवाज रिकॉर्ड हो जाए, तो समय तुम्हें जाने देगा। राहुल ने कैमरा चालू किया और एक एक कब्र के पास गया, नाम पुकारा, अर्जुन, रेखा, सुरेश। हर नाम के साथ हवा की गति बढ़ती गई, पेड़ हिलने लगे और कब्रों के पास जलता हुआ एक दिया दिखने लगा। आखिरी नाम के बाद गांव की हवाओं में एक तेज गर्जना हुई और बोर्ड पलट गया। अब लिखा था, आप जा सकते हैं, लेकिन वक्त की जिम्मेदारी आपके
साथ है। राहुल ने झटपट कैमरा, फाइल, रिकॉर्डिंग सब समेटे और जीप की ओर भागा। जब उसने गांव से बाहर कदम रखा तो उसकी घड़ी टिक टिक करने लगी। मोबाइल में सिग्नल आ गया और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जैसे समय ने उसे फिर से स्वीकार कर लिया हो। अब राहुल के हाथ में वो फाइल थी जो सरकार के एक खौफनाक राज को उजागर करती थी। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज भी बाहर आई थी, एक वादा, उन 9 आत्माओं से, लीला देवी से और खुद से किया गया वादा कि सच को जिंदा किया जाएगा। वह सीधा देहरादून लौटा। मोबाइल सिग्नल मिलते ही उसने सबसे पहले अपने न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर को कॉल किया। पहले तो उस पर विश्वास नहीं किया गया, लेकिन जब उसने वीडियो फुटेज, कब्रों की तस्वीरें, फाइल के पन्ने और आवाज की रिकॉर्डिंग भेजी तो चैनल में हलचल मच गई। 3 दिन बाद देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर एक विशेष प्राइम टाइम शो चला, काल दरिया वो गाँव जिसे सरकार ने समय में दफना दिया। राहुल मिश्रा की रिपोर्ट वायरल हो गई। टीवी, सोशल मीडिया, अखबार, हर जगह काल दरिया के नाम की गूंज थी। लोग दंग थे कि कैसे एक पूरा गांव, उसकी आवाज, उसकी लड़ाई और 9 जानें चुपचाप मिटा दी गई। सरकार दबाव में थी। मुख्यमंत्री ने तत्काल जांच आयोग बिठाने की घोषणा की। जांच के लिए विशेष टीम गांव में भेजी गई, लेकिन वहां पहुंचने पर अधिकारी अजीब दुविधा में पड़ गए। जीपीएस लोकेशन वही थी, लेकिन उन्हें गांव का कोई निशान नहीं मिला। हर दिशा में बस पहाड़, पेड़ और वीरानी। वहां ना कोई बोर्ड था, ना कोई घर, ना ही कोई सड़क। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चली, राहुल मिश्रा द्वारा दिखाया गया गाँव जांच टीम को नहीं मिला। बहुत चिढ़ गई। क्या राहुल ने सब कुछ मनगढ़ंत कहानी बताई है? राहुल पर झूठ फैलाने का आरोप लगने लगा। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। न्यूज चैनल ने खुद को सबसे अलग करना शुरू किया, लेकिन राहुल शांत था। वह जानता था कि गांव ने उसे बाहर जाने की अनुमति सिर्फ एक उद्देश्य से दी थी, सच सामने लाने के लिए। फिर उसने आखिरी दाव चला। उसने वो बक्सा मीडिया को सौंपा जिसमें लीला देवी ने 9 लोगों के रिकॉर्ड किए गए अंतिम बयान रखे थे। उन बयानों में वो सभी लोग अपनी पहचान, स्थिति और सरकार के दबाव का जिक्र करते थे। हमें हटाया जा रहा है, हमारी जमीन जबरन छीनी जा रही है, लीला दीदी के साथ है हम। अगर ये रिकॉर्ड कोई सुने तो जान ले हम बलि के बकरों की तरह मारे गए हैं। इन रिकॉर्डिंग्स की फोरेंसिक जांच हुई, वो असली निकली। आवाजें पुरानी थी लेकिन स्पष्ट। और फिर वो आखिरी कार्ड जिसने सब कुछ बदल दिया, एक सरकारी अधिकारी की हस्तलिखित चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, काल दरिया को स्थायी रूप से बंद किया जाए, दस्तावेजों को गोपनीय चिन्हित कर मिटा दिया जाए, गांव के बारे में कोई भी सार्वजनिक दस्तावेज भविष्य में उपयोग में न लाया जाए। हस्ताक्षर एसडीएम रमेश त्रिपाठी, 1983। यह चिट्ठी राहुल को फाइल के भीतर मिली थी, लेकिन उसने इसे अंत में पेश किया। यह लीला देवी की जिद थी। वो औरत जो दुनिया से मिटा दी गई थी, आज फिर से जिंदा हो चुकी थी, अपने विचारों, बलिदान और संकल्प के रूप में। सरकार ने घुटने टेके। पूरे देश में हंगामा मच गया। विपक्ष ने लोकसभा में सवाल उठाए। मानवाधिकार आयोग ने केस रजिस्टर किया। काल दरिया अब किसी भूतिया कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक अन्याय का प्रमाण बन चुका था। कुछ महीनों बाद उत्तराखंड सरकार ने काल दरिया की भूमि को स्मारक घोषित किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि बार बार प्रयासों के बावजूद उस गांव को भौगोलिक रूप से ट्रेस नहीं किया जा सका। जीपीएस पर जगह दिखती थी, लेकिन वहां जाने वाला हर रास्ता किसी न किसी मोड़ पर खत्म हो जाता। तब निर्णय लिया गया कि काल दरिया स्मृति स्थल की नींव वहीं रखी जाएगी जहां आखिरी बार राहुल ने बोर्ड देखा था। उस दिन हजारों लोग इकट्ठा हुए। राहुल ने मंच पर जाकर उस फाइल को एक सील लगी पेटी में बंद किया और कहा, मैं इसे आज देश को सौंपता हूँ। ये सिर्फ एक फाइल नहीं, ये 9 आत्माओं की चीख है और आज से ये आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। तालियों की गूंज में राहुल मंच से उतरा, लेकिन उसकी नजर एक पेड़ के नीचे एक औरत पर पड़ी, वही लीला देवी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, एक संतोष था। राहुल उसकी ओर बढ़ा, लेकिन भीड़ की हलचल में वो पल भर में गायब हो गई, जैसे वक्त ने उसे फिर बुला लिया हो। राहुल अब समझ चुका था, लीला देवी को न्याय मिल चुका था, लेकिन काल दरिया अब भी अपनी पूरी कहानी नहीं कर पाया था। रात को जब राहुल होटल में लौटा तो उसने कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर वही आखिरी फुटेज चल रही थी, कब्रें, दिया और उसकी आवाजें। लेकिन अचानक एक नई आवाज उभरी जिसे उसने कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। राहुल, तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, अब अगला गांव खोजो, अगली कहानी, अगली सच्चाई। राहुल मुस्कुराया। उसने कैमरा बंद किया और डायरी खोली और लिखा, सच्चाई कभी मरती नहीं, वो सिर्फ वक्त के घावों में इंतजार करती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, जिसमें सरकार और भ्रष्टाचार सिस्टम ने पूरे एक गांव को ही गायब कर दिया और लोगों पर अन्याय करके उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, और एक युवा पत्रकार ने अपनी जान पर खेलकर इस सच्चाई को बाहर लाया और लोगों को न्याय दिलाया। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।